हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो है जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और ये घटना चक्र जो पीवाईक्यू का एक सीरीज वीडियो चल रहा है फ्रेंड, ये दूसरा दिन का वीडियो है। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड। चलिए फ्रेंड स्टार्ट। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का प्रथम शासक कहा जाता है। ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था। उसे निसारपुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज पुखी ने एक दास के रूप में खरीदा था। और काजी ने उचित ढंग से देखभाल और सभी शिक्षा पूर्ण कराया। और ये जो है कुरान को अच्छा से पढ़ता था, इसलिए कुरान ख्वाजा या कुरान का पाठ करने वाला नाम से प्रसिद्ध होता था। ये कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है प्रथम 1191 में एकता प्रदान किया और 1192 से 1206 तक जो है ये जो है भारत में शासन किया था। गौरी के प्रतिनिधि के रूप में इसने शासन किया। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। बिहार का पूछ रहा है, जो कि 1193 ईस्वी से 1202 के मध्य बिहार के विजय प्राप्त किया और नालंदा और विक्रमशिला जैसे महाविहारों को तहस नहस किया। अब ये जो है बख्तियार खिलजी वो अपना जो है राजधानी अदंतपुरी पर भी कब्जा किया था। और यह जो है लक्ष्मण सेन उस समय बिहार का शासक था। इसी के काल में इन्होंने हमला किया था बिहार। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी हमारे का पहला विवरण प्राप्त किस बुक में है? तो तबकात ए नासरी बुक में सबसे पहला विवरण है किसका? बख्तियार खिलजी के हमले का बिहार पर। नालंदा बिहार को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, किसको? किस मुस्लिम शासक को? इल्तुतमिश के काल में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान किया था और सल्तनत सिद्धांतों के रूप में बगदाद के खलीफा के अधीन दारुल इस्लाम का एक भाग बन गया। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? मलिक जानी। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलवन के बारे में यह शब्द किसने कहा था? ये जियाउद्दीन बरनी ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए बलवन के बाद। और बलवन ने ही रक्त एवं लोह की नीतियां बनाई थी। सिजदा और पाबोस प्रथा भी इसने ही चलाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बलवन ने ही। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में बात कहा है? ये तो अकबर के बारे में बात कहा। किसने कहा है? आरपी त्रिपाठी। इसको ध्यान में। भारत के एकीकरण के बाद पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था कौन? अकबर। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसे धर्म को राज के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचित कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज को धर्म निरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे थे? ये लिखे थे A.L. श्रीवास्तव। ध्यान में रखिए। और यह प्रथम तुर्क था जो कि धर्म को राज के अधीन लाने का और ऐसे घटकों को परिचित कराने का श्रेय जाता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा श्रेय जाता है। A.N. श्रीवास्तव ने कहा। प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादन किया था? तो यह सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? बलवन। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त लोह की नीति? तो बलवन ने। तुगरील खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? इंपॉर्टेंट है। तो बलवन के काल में किसने विद्रोह किया था? इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। तुगरील खान ने। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। इनमें से किस खलीफा की शक्ति का विरोध किया गया? किसने किया था खलीफा की शक्ति का विरोध? तो इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त जरूर की थी, परंतु बंगाल में सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिस कारण आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। और अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र शासक थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति का सत्ता का विरोध नहीं किया। केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि ली थी। इस तरह खलीफा की सत्ता का विरोध किया। इसलिए इसे
अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए किसकी मृत्यु हो गई थी? जफर खान, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार के को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? ये शेर खान ने जो प्रस्ताव दिया था हुमायूं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जुड़ा है। उनके पति का नाम क्या है? तो राणा रतन सिंह है उनके पति। जो कि मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की है, इसी में पद्मावत में ही जो है लड़ाई के बारे में है, जिसमें पद्मिनी की कहानी का आधार बनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर रहा था तो उस समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। इस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर उत्पन्न हुई थी। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाजा। अब ये कहाँ पे है अलाई दरवाजा? कुतुब मीनार के निकट करवाया था इसका अलाई दरवाजा निर्माण करवाया। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था। और ये सिंचाई कर लेते थे जिसको बोलते थे हकेसर, जो कि 1/10 होता था, इसको याद रखिए। तो नहरों का निर्माण करने के बाद नहरों के सिंचाई कर के रूप में हकेसर लेता था, जो 1/10 था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था दारुल सफा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। तो ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक थे, जो कि दीवाने बंदगान नाम से जो है एक दासों की शिक्षा को ध्यान रखने या दासों का संस्थान बनाया था संगठन, जिसको दीवाने बंदगान कहा गया। और फिरोज तुगलक को दासों का बहुत शौक, इसलिए सबसे ज्यादा जो है दासी किसके काल में था? तो फिरोज तुगलक के काल में। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो ये भी फिरोज तुगलक ही थे, जिसने फलों को सुधारने के लिए गुणवत्ता उपाय किया। फारसी यात्री अब्दुल रजा किसके काल में भारत आया था? तो ये देवराय द्वितीय के काल में भारत आया। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का स्थापना हुआ, जिसके सैयद वंश की नींव रखी गई, जो कि तैमूर लंका आक्रमण 1398 ईस्वी में तुगलक शासन कमजोर हो गया। 1412 में नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का स्थापना हुई और 1913 में दौलत खां को दिल्ली पर सुल्तान बना। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर सैयद वंश की स्थापना हुई। जो कौन थे? सैयद वंश थे, खिज्र खां थे सैयद वंश के शासक। एक नगर बसाया जहां अब आगरा। किसने आगरा का स्थापना किया है? सिकंदर लोदी ने किया था 1504 में, जो है सिकंदर लोदी ने आगरा का स्थापना किया था। और ये एक नाव भी था जिसको गजे सिकंदरी के नाम से जाना जाता था। और यह आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में भी अनुवाद किया था, जिसका नाम है फरेंगे सिकंदरी। और उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ कौन था? लज्जत ए सिकंदर शाही, जो कि सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था और वह गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। बहुत यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट इंपोर्टेंट हो गया। पूछ सकता है कि सिकंदर लोदी किस नाम से कविता लिखता था? गुलरुखी। और विद्या गायन विद्या का श्रेष्ठ ग्रंथ कौन था? तो लज्जे सिकंदर शाही। और आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी अनुवाद कर क्या नाम लिया था? फरहंगे सिकंदरी। अब गजे सिकंदरी जो है भूमि नापने का एक पैमाना था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपका हरिहर एवं गुप्ता, जो कि 1336 ईस्वी में मुगल मोहम्मद बिन तुगलक के काल में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी किसके काल में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक 1336 में हरिहर एवं गुप्ता के द्वारा स्थापित किया गया, जिसकी राजधानी कहाँ है? हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे। यहाँ पर भी 3-4 क्वेश्चन राइज हो जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिए। विजयनगर के समय पहले शासक पहचान करने के लिए जिसने बहमनी से गोवा को छीना, तो बहमनियों से गोवा को किसने छीना? तो ये छीना हरिहर टू, इंपॉर्टेंट है। विजयनगर के राज कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के बीच लड़ा था गोलकुंडा का युद्ध, जो कि कब लड़ा गया था? गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के द्वारा लड़ा गया, ध्यान रखिए। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था के मुख्य विशेषता क्या थे? भू राजस्व, मतलब अधिकतर कर व्यवस्था में सबसे मेन जो है भू राजस्व कर थी, जो कि 1/6 भाग था। शिष्ट भूमि कर नामक राज्य की आय का प्रमुख स्रोत।
ये पूछ सकता है कि शिष्ट क्या था विजयनगर सल्तनत। तो एक प्रकार का भूमि शर्त। राजस्व विभाग जो केंद्र में राजस्व विभाग था विजयनगर साम्राज्य में, उसे 58 बोला जाता था या 58 बोला जाता था, इसको ध्यान में। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिलता है, तो हम्पी से मिलता है, क्योंकि इसका राजधानी था विजयनगर साम्राज्य का। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है, किससे संबंधित है, तो रक्षा विभाग से संबंधित है दीवाने अर्ज। उसी तरह दीवाने आरिज या आरिज मुमालिक, ये सैन्य विभाग का मुख्य अधिकारी होता है, और आरिज मुबालिक विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता था। इसको अच्छे से शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो रायगढ़ थी। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक कराया गया और रायगढ़ इसने अपना राजधानी बनाया, और गंगा भट्ट के द्वारा राज्याभिषेक हुआ। बहमनी राज के संस्थापक कौन थे, तो अलाउद्दीन हसन जो है बहमनी साम्राज्य के संस्थापक है, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता है। और 1347 में इसकी स्थापना हुई। विजयनगर का 1336 में, इसको 1347 में, इसको ध्यान में रखिए। सरंग जामी प्रथा किससे संबंधित है, तो सरंग जामी प्रथा जो है मराठा भूराज से संबंधित था। भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को क्या इंगित करता था, कौन कौन से कर थे, तो खराज थे, उस्र थे और मुक्तई थे। ये तीनों कर जो है भूमि उत्पाद पे लगाए जाने वाला कर। इस सुल्तान ने जमीन के फसल की नफाई का आधा राजस्व के रूप में दावा करता था, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 50% ये जो है भूमि कर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में। शेर बहाउद्दीन जकारिया किस समुदाय के थे, तो सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। 200 250 एवं 500 इकाई में विभाजित किया था सैन्य टुकड़ियों को। किसने किया था ये, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में 8 वर्षों का शासन किया और 1553 में मृत्यु हो गई। इसके बाद इस्लाम शाह ने ही सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था। तो इसका आंसर होगा इस्लाम शाह। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन के इस प्रणाली को प्रचलित था। जानता है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका की। जवाबी का संबंध किससे था, तो जवाबी का संबंध राज कानून से था। इसको बहुत इंपॉर्टेंट। सल्तनत काल में सिक्के, टंका, संस्कृति एवं जीतल किन धातुओं के थे, तो टंका और संस्कृति ये थे चांदी के, और जीतल जो था वो तांबा। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था, तो 12वीं शताब्दी से कागज का प्रयोग हुआ। तबकाते नासरी के लेखक कौन थे, तो मिनहाज सिराज। सभी भारतीय संतों के मत एक समान विशेषता क्या थी, तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसमें उन्हें भक्त समझते थे। सबसे भक्ति आंदोलन में जो है सबसे मुख्य विशेषता ये हुआ, जितने भी संत अपने जो है वाणी उसी भाषा में लिखा जिस भाषा को भक्त उसके समझते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था, तो पराजित हुआ था 1178 ईस्वी में अथवा पराजित हुआ था, जिसमें जो है भीम द्वितीय की सेनापति बनाकर भेजा गया। इस समय गुजरात का हिलवाड़ चालुक शासक मूराज द्वितीय था। उसने अपने भाई भीम द्वितीय को सेनापति बनाकर भेजा, और भीम द्वितीय ने ही मोहम्मद गौरी को पराजित। युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं है। कौन सा सही उल्लेख नहीं है, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध ये गलत। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू की, तो ये जो कि यहाँ गलत दे दिया है। हल्दी घाटी की युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। पानीपत का प्रताप बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। ये दोनों सही है, इसको ढूंढिए। मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था दिल्ली सल्तनत में, तो गांव के सरपंच के लिए किया जाता। तब्कात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता था, किसके द्वारा लिखा गया था, तब्कात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 68 में पूछा। किस प्रसिद्ध शासक ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की, कृष्णदेवराय। ये क्वेश्चन फ्रेंड बिहार दरोगा में भी आया था। इसको ये सब क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर है, इसको तो एनी हाउ करना ही है। कोई भी एग्जाम में यही सब क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, और इस क्वेश्चन के नीचे जो है जो दिया रहता है उसको भी हम बताते जा रहे हैं। इससे ये होता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते। तो कृष्णदेवराय किस वंश का था, तुलु वंश का था, जो कि सर्वाधिक प्रतापी राजा था तुलु वंश का। और विजयनगर साम्राज्य का भी सबसे प्रतापी राजा कौन था, कृष्णदेवराय। वर्तमान में जो नागलपुरम है ये अपने माता नागलंबा के नाम के पर ही बसाया था कृष्णदेवराय ने, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में स्थित। अलाउद्दीन खिलजी पर दार समुद्रम की विजय के लिए किसे नियुक्त किया, मलिक काफूर को नियुक्त किया था दार समुद्रम की विजय।
मोरक्को की यात्री इब्न बतूता वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? उसका नाम है रिहला। और इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था, इसको ध्यान में रखिएगा। किसके काल में आया था ये भी पूछता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल। और इसके द्वारा ही रिहला नामक यात्रा वृत्तांत लिखा गया था, अरबी भाषा में लिखा गया था, ये भी आप ध्यान में रखिए। और रिहला में ही मोहम्मद कालीन नीतियों की आलोचना किया गया। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो इसमें जो है दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद, जो कि फतेहपुर सीकरी स्थित है। बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद को कौन सा प्रवेश द्वार है? तो दक्षिणी प्रवेश द्वार। निम्नलिखित में से कौन किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? किस सुल्तान से? तो अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से इनकार किसने कर दिया? निजामुद्दीन औलिया। बारहमासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जयसी ने बारहमासा की रचना की थी, बहुत इंपॉर्टेंट। और जयसी ने ही पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जैसे महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य की मतलब रचना किया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें पद्मावत जो है हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण। पद्मावत में ही जो है अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावत के जो लड़ाई वगैरह हुआ था, तो पद्मावत मूवी भी आया है, उसमें भी देख। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता था। तुजुक ए बाबरी भाषा में लिखा गया है, तो तुर्की भाषा में लिखा गया है तुजुक ए बाबरी, जो तो खुद बाबर ने ही अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था, आत्मकथा एक तरह से बोल सकते हो। तो ये तुर्की में लिखा गया था, जबकि मुगल दरबार की राजभाषा तुर्की नहीं था, फारसी। हुमायूं ने चुनारपुर का पक्का आक्रमण कब किया था? तो 1532 ईस्वी में इसने पक्का आक्रमण। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण किया। हाजी बेगम के पति कौन थे? हुमायूं थे। और हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया था? दिल्ली। तो दिल्ली में बनवाया गया। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदंत बेगम था, जो कि हुमायूं नामा की रचना किया था, जो कि फारसी में है। हुमायूं द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्ध कौन सा है? देवराज, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। ये चारों अच्छे से याद कर लीजिए। इसको बिलग्राम भी बोलते हैं, कन्नौज को बिलग्राम भी बोलते हैं। तो इसका चारों युद्ध का ट्रिक है डे 24। डे 24 जो है हुमायूं के द्वारा प्रमुख लड़े गए युद्ध। तो डे से हो गया देवरा, चौ से हो गया चौसा, बी से हो गया बिलग्राम, स से हो गया सरहिंद। तो ये चारों प्रमुख युद्ध जो है हुमायूं के काल में हुआ था। ये देवराय युद्ध हुआ था, ये 1932 में, 1532 में हुआ था। और ये 1539 में हुआ था, ये 1540 में हुआ था। और सर हिंद सबसे लास्ट में हुआ था 1555। चौसा और कन्नौज या बिलग्राम दोनों सटा हुआ था 1539 और 1540। ये ध्यान में रखिएगा, चारों डेट सहित इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है। हजरत आला की उपाधि अपनाने और बाद में सुल्तान की उपाधि अपना ली किसने? शेर शाह सूरी ने इस उपाधि को अपनाया। पहले हजरत आला की उपाधि था। 1939 में चौसा के युद्ध में हुमायूं पर पराजित किया, तो शेर शाह सूरी का उपाधि अपनाया। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप हिंदू था, लेकिन इसका सेनापति मुस्लिम था। और और मुगल का सेनापति मान सिंह था, उल्टा हो गया। तो मुगल था मुस्लिम, तो सेनापति इसका हिंदू हो गया, मान सिंह हिंदू। लेकिन महाराणा प्रताप का सेनापति जो है हकीम, इसको ध्यान में रखिए। मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। किस मुस्लिम शासक ने? अकबर ने कर दिया। कब किया था? 1962 में दास प्रथा खत्म किया, 63 में तीर्थ यात्रा कर किया, और 64 में जजिया करी। तीनों सटा हुआ है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड। अरे पहले दास प्रथा है, उसके बाद तीर्थ यात्रा करे, उसके बाद जजिया। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो इन्होंने 1576 ईस्वी में मिलाया। इसको अच्छे से ध्यान दें। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो अकबर के काल में, जो कि 1599 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। उस समय भारत में अकबर का शासन, और इसका गठन हुआ 1600 ईस्वी में कंपनी का गठन। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है आईने अकबरी। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है आईने अकबरी। अकबरनामा के 3 भाग है, इसमें तीसरा भाग जो है आईने अकबरी। इत्माद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूर जहां ने बनवाया था। इत्माद उद्दौला का मकबरा नूर जहां ने बनवाया था।
प्राचीन कार्य या पित्रादुरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दीवारों के अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना ही पित्रादुरा कहा जाता है। पित्रादुरा नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम इत्मादुद्दौला का मकबरा, जो कि किसने बनाया था? नूरजहां, जहांगीर की पत्नी, ये अपने पिता के याद में बनाया था, इसको याद है। पिता की मृत्यु हुआ था तो उसी में बनाया था इत्मादुद्दौला का मकबरा। और सबसे पहले पित्रादुरा नक्काशी जो है इसी मकबरे में किया गया। मध्यकाल में पटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो लगान निर्धारण का तरीका था। बता, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो हुमायूं ने कारखाना बनाया था, इसको ध्यान रखें। चित्रकारी का प्रथम कारखाना हुमायूं ने ही बनाया था ऐसे, लेकिन लोक सेवा आयोग ने ऑप्शन बी को माना, मतलब अकबर को। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो स्टार लगा हुआ है। अकबर ने अनेक ग्रंथों का चित्रण कराया, इनमें सर्वप्रथम जो है दस्तान ए अमीर हमजा, यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासन काल में पूरी हुई। बदायूनी और शाह नवाज खान के अनुसार इसे तैयार करने 15 वर्ष। पहले सैयद अली, बाद में अब्दुल समद की देखरेख में 50 चित्रकारों ने इसे तैयार किया। इसमें जो है 14,000 चित्र हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा, जिसको मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामे का उल्लेख है, इसलिए इसका बी और सी दोनों सही। सैयद अली और अबुल हसन, सैयद अली और मंसूर दोनों इसका आंसर है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में। दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, तो ये दोनों दसवंत और वसावन थे अकबर के दरबार। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर के काल में जो है चित्रकला का चरमोत्कर्ष जिसको बोला जाता है, वो मुगल काल में जो है जहांगीर के काल में कहा गया। इसी को मुगल चित्रकला स्वर्ण युग कहा जाता है, जहांगीर के। और जहांगीर से आपको पता तुजुक ये जहांगीरी के मुख पृष्ठभूमि पर लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया है? अब्दुल हसन ने जहांगीर के सिंहासरोहण का एक चित्र बनाया, जो कि जहांगीर के आपको पता है तुजुक ये जहांगीरी मुख पृष्ठ लगा दिया गया। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो यह अकबर की उपज। यह कथन किसका था कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? किसने कहा था? तो विलियम फिंच ने कहा था कि पैलेस ऑफ 40 पिलर के निर्माण में 40 वर्ष तक काम, जिसमें 5,000 से 20,000 लोग काम। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो सुल्तान जैनुल आबदीन को कहा जाता है। अकबर के समान ही कश्मीर में जो है जैनुल आबदीन जब शासक था, तो सहिंसुर और सामाजिक कार्यों के लिए इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो जहांगीर ने। दो अस्पा का अर्थ होता है मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते। सिंह अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार के पद के 3 गुना घोड़ा रखना पड़ता है। दो अस्पा मतलब 2 गुना, सिंह अस्पा मतलब 3 गुना घोड़ा रखना पड़ता है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच का झगड़ा कारण कंधार, जो कि हमेशा संघर्ष होते रहता था रीजन में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था लाल किले। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? मुगल काल का स्वर्ण युग किसने कहा था? A.L. श्रीवास्तव ने जो है अकबर के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। औरंगजेब का द्वारा जिहाद का अर्थ क्या होता है? दारुल इस्लाम। पटना के किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है, जो कि 1666 ईस्वी में गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, और ये 10वें गुरु थे। और 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में इसकी मृत्यु हुई। जगह लिखा है। मोहतसिब क्या है? मोहतसिब लोक आचरण अधिकारी को कहा जाता था। ये मुगल प्रशासन का एक इकाई है मोहतसिब, जिसको आचरण के निरीक्षण के लिए दीवार का प्रधान को कहा जाता है मोहतसिब। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। किसको इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को मदद ए मास था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको बोलते हैं, वो था अंतिम सिंहासन, जो कि 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण जब भारत पर किया था, तो उसी समय जो है ये मयूर सिंहासन को नादिर शाह लेके चला गया था। इसी को तख्ते ताऊद भी कहा जाता है। नादिर शाह जब 1739 में आक्रमण किया था, कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन, बहुत सारे पैसे जो है लेके यहाँ से गए।
निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया था? तो इस शाह आलम द्वितीय को जो है गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिला होने नहीं दिया था। और इसी का शाह आलम द्वितीय का ही वास्तविक नाम क्या है? अली गौहर नाम। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका कि दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार किसके काल में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय के काल में। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह था चित्तौड़ का शासक, जब आप अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया। मुगल शासन में मुख्य काजी को किसको कहा जाता है? तो मुख्य न्यायाधीश को काजी बोला जाता है। इसे काजी उर्फ कुजात भी कहा है, ये ध्यान दीजिएगा, जो कि न्याय विभाग का प्रमुख है। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर है। और ये अपना आत्मकथा के बाबरी लिखा था, जो कि तुर्की भाषा में है। लेकिन मुगल वंश का जो है आधिकारिक भाषा कौन सा था? फारसी था। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलाउद्दीन खिलजी। और सबसे कम सभी वंशों में सबसे कम जो है यही खिलजी वंश का ही कार्यकाल था, ये भी ध्यान में रखें। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वंश का कार्यकाल खिलजी वंश का था, और सबसे अधिक बोला जाएगा तो तुगलक वंश का कार्यकाल सबसे अधिक, ये भी ध्यान में। 1539 में शेर शाह और हुमायूं के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था। और पिलग्राम का युद्ध 1540, ये तो इजी क्वेश्चन था। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1759 में अली गौहर, जिसे शाह आलम द्वितीय भी कहा है, इसका जो है बिहार अभियान कब समाप्त हुआ? 1759। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास, जितना भी क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर या फिर सीडीपीओ में पूछा गया या फिर बीपीएससी में पूछा गया, सभी को हम करवा दिए फ्रेंड। तो कैसा लगा वीडियो फ्रेंड, अवश्य बताओ, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें फ्रेंड, क्योंकि अभी न्यू चैनल है, ग्रो होने में थोड़ा समय लगेगा। और बीपीएससी का स्टूडेंट है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो वीडियो डालें तो आपको तुरंत उपलब्ध हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय